देखो अभी हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास देख रहे थे। और इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने देखा था 16 महाजनपद, उन महाजनपदों की राजनीतिक स्थिति को देखा था कि 16 पूरे भारत में कोई, अभी देखो छठी शताब्दी ईसा पूर्व कोई बड़ा राज्य भारत में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हाँ ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के जो छोटे छोटे राज्य थे अब बड़े राज्य के रूप में स्थापित हो चुके थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था। 16 महाजनपदों में भी हमने जो उनकी लोकेशन देखी है, एक एक दो दो जिले हैं वर्तमान के, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं था। तो जो राजनीतिक व्यवस्था क्या बिखरी हुई रूप में थी, और उसमें हमको 16 महाजनपद अलग अलग दिखाई दिए थे। इन 16 महाजनपदों में भी हमने देखा था कि मगध सबसे शक्तिशाली बन के उभरता है, और एक एक करके मगध क्या है, अन्य जनपदों को जीतता जाता है। मगध के उत्कर्ष में कुछ विशेष कारण थे जो हमने अलग से देखे थे। उसका राजनीतिक कारण भी देखा था कि मगध पर एक के बाद एक क्या है, बड़े बड़े राजवंश और महान राजा उन पे मगध गद्दी पर बैठते हैं और मगध को आगे ले जाते हैं। अब देखो इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों की यदि हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो वहां पे क्या है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई देती है। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो आप जान ही रहे हो कि एक राजा होता है, राजा का पद वंशानुगत होता है। हम उत्तर वैदिक काल से देखते आ रहे हैं कि राजा का पद वंशानुगत था। ऋग्वैदिक काल में सभा समिति का उस पर नियंत्रण था। उत्तर वैदिक काल में सभा समिति का नियंत्रण थोड़ा सा कम होता है, राजा का पद वंशानुगत बना रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या है, राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। और हम देखते हैं मगध में हर एक वंश स्थापित होता है तो पितृहंता वंश के रूप में ही जाना जाता है। मतलब अब जनता की भूमिका खत्म हो रही थी, केवल राजा और उसकी जो एक मंत्री परिषद होती थी वही शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हमको एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो दिखाई देती ही है, लेकिन हमको गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी दिखाई देती है। मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुछ गणतंत्र स्थापित हो गए थे, और इन गणतंत्र और राजतंत्र की व्यवस्था में अंतर था। सामान्यतः हम केवल राजतंत्रात्मक व्यवस्था को ही पढ़ते हैं और गणतंत्र को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन अब चूंकि उन्होंने सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि प्राचीन भारत के गणतंत्र, तो अब हमको इसको भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से गणतंत्र थे और उन गणतंत्रों की क्या व्यवस्था थी। ठीक है ना। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत के राज्य थे, पहले ही बता दिया कोई बहुत बड़े स्टेट नहीं है, छोटे छोटे राज्य हैं। इनमें से ज्यादातर क्या है, राजतंत्रात्मक थे, लेकिन कुछ गणतंत्रात्मक भी थे। अब ये हम इस पे देख चुके हैं, हमको फोकस करना चाहिए अब इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर कि कौन कौन से गणतंत्र थे और उन गणतंत्रों की क्या विशेषता थी। देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि इन गणतंत्रों का सबसे पहले उल्लेख 1903 में एक अंग्रेज इतिहासकार रिज डेविड्स, इसने उल्लेख किया। रिज डेविड्स, उसके पहले यही माना जाता था कि जो राजा का पद है या राजतंत्रात्मक व्यवस्था है वो तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी मौजूद थी। फिर एक और ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, अवदान शतक। अवदान शतक, इस अवदान शतक ग्रंथ में भी गणतंत्रों की जानकारी मिलती है। फिर जब इनने उल्लेखित कर दिया तो फिर क्या है, धीरे धीरे करके चीजें बाहर आने लगी। फिर अवदान शतक के बाद क्या है, महाभारत में भी गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यूनानी ग्रंथों में भी मिलता है। यूनानी ग्रंथों में भी मिलता है। सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस समय भी इनकी जानकारी मिलती है। सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उसकी लड़ाई इन गणतंत्रों से हुई थी। कुछ नाम उल्लेखित मिलते हैं यूनानी ग्रंथों ने जो लिखा है। और फिर कुछ क्या है, मुद्रा संबंधी प्रमाण मिलते हैं। मुद्रा संबंधी
प्रमाण मिलते हैं जो ये बताते हैं कि गणतंत्र, कुछ गणतंत्रों की मुद्राएं मिली, ठीक है ना। तो मतलब देखो ये कुछ आधार हैं जिनके माध्यम से हमको गणतंत्रात्मक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में उल्लेखित था, लेकिन क्या है उनकी जानकारी नहीं थी, उनको समझ नहीं पाया था। इसने सबसे पहले बताया कि भैया प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि अब देखो 1903 की बात है, ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश ने कहा था कि हम डेमोक्रेसी की जननी है, हमने रिपब्लिक बताया, भारत पूरी दुनिया में तो राजतंत्र था। तो ये उसके अगेंस्ट था कि नहीं, प्राचीन भारत में भी राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी मौजूद थी। इनको बस यही देखना है कि कौन कौन से गणतंत्र मौजूद थे और उनकी व्यवस्था क्या थी, ठीक है ना। पहली बात तो अंतर तो आप समझ ही गए होंगे कि राजतंत्र और गणतंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर केवल इतना यह है कि जो राजतंत्र होता है इसमें जो राजा होता है वो कैसा होता है, वंशानुगत होता है। वंशानुगत, राजा का लड़का राजा बनेगा, या फिर कोई मंत्री ने राजा की हत्या कर दी और वो गद्दी पर बैठ गया, वो एक बात अलग है, लेकिन सामान्यतः गणतंत्र इस रूप में अलग होता है कि गणतंत्र नाम ही है गण, गण मतलब जन, इसका प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है, बस, ठीक है ना। जैसे आज हम देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, अभी 26 जनवरी आ रहा, हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब केवल और केवल इतना है कि यहाँ का राज प्रमुख जनता द्वारा चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। यदि वो वंशानुगत होगा तो वो क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। तो गणतंत्र क्या है, वहां का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता था, और हालांकि उसके प्रमुख को राजा ही कहते थे। अभी हम देखेंगे गणतंत्रों की राजनीतिक व्यवस्था की, वहां पे राजा का पद मिलेगा, लेकिन राजा जनता द्वारा चुना जा रहा है। राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं है, बल्कि राजा की सहायता के लिए कोई समिति या संघ होता था जो राजा को काम करने की सलाह देती थी। जैसे ऋग्वेद में अपन ने देखा था ना कि राजा की सहायता के लिए सभा और समिति होती थी, उसका चुनाव भी करते थे और सब कुछ सभा समिति करती थी राजा। गणतंत्रों में व्यवस्था कुछ ऐसी ही थी कि जनता के द्वारा चुना जाता था और उसकी सहायता के लिए कोई ना कोई संघ या समिति होती थी। अलग अलग गणतंत्र, अलग अलग गण में अलग अलग व्यवस्था थी, ठीक है ना। तो अंतर आप समझ गए, लेकिन एक अंतर और आप ध्यान में रखो कि ये जो गणतंत्र है वर्तमान के गणतंत्र जैसा नहीं है। मतलब जैसे आज भारत अब गणतंत्र है कि भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्रपति, वो चुना जाता है, पहले प्रत्यक्ष नहीं या अप्रत्यक्ष चुना जाता है, लेकिन चुना तो जाता ही। लेकिन आज के जैसे ये गणतंत्र नहीं थे। इन गणतंत्रों के लिए यदि कोई सही शब्द होगा तो वो होगा कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र या अभिजात्य तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। जनता द्वारा चुन रहे हैं, लेकिन पूरी जनता नहीं चुन रही है, जनता का कोई विशेष वर्ग है। शर्त है कि भैया उच्च कुल के लोग ही राजा बन सकते हैं, या उच्च कुल के लोग ही राजा के चुनाव में भाग लेंगे, ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन था। आज ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी राजा बन सकता, मतलब कोई भी राष्ट्र प्रमुख बन सकता है, राष्ट्र का प्रमुख कोई भी बन सकता है, सब लोग उसके चुनाव में भाग भी लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो देखो बोलचाल में भले हम बोल देते हैं कि भैया भारत में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है या लोकतंत्र बहुत पुराना है, हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमको कुछ गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है, तो बोलने के लिए वो ठीक है, लेकिन वास्तव में आज के रिपब्लिक अलग है और प्राचीन भारत के जो रिपब्लिक है वो अलग है। उनके लिए सही शब्द क्या होगा, कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। उच्च कुल के लोग ही राजा बन रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, उच्च कुल के लोग ही राजा के चुनाव में भाग ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर कुलीनता प्रमुख है, ऐसा नहीं कि सब जनता समान है, यहाँ पे भी वर्ग विभाजन मौजूद है, ठीक है। तो देखो राजतंत्र आप समझ गए, राजतंत्र तो जानते हैं राजा का लड़का राजा, वंशानुगत है। यहाँ पे वंशानुगत नहीं है, जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि संपूर्ण जनता भाग ले, हो सकता है जनता का कुछ एक हिस्सा ही भाग ले, कुलीन लोग ही भाग ले या कुलीन लोग ही राजा बन सकते हैं। और राजा भी स्वेच्छाचारी नहीं था, राजा की सहायता के लिए कोई ना कोई समिति होती थी और वो समिति की सहायता से ही काम करता था, ठीक है ना। और यही समिति जो ऋग्वेदिक काल की दिखाई दे रही है, उसी टाइप की कुछ व्यवस्था यहाँ पर हमको दिखाई देती है। तो ये प्राचीन भारत में हमको कुछ गणतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई देती है। और अभी हमने 16 महाजनपद देखे, इन 16 महाजनपदों में से 15 में तो राजतंत्र था, लेकिन जो वज्जी था, वज्जी
ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और वज्जी अकेला नहीं था, ये 8 गणों का संघ था। वज्जी महाजनपद 8 गणों का संघ था, जिसमें सबसे मेन लिच्छवी थे। मतलब 8 अलग अलग गण थे और इनने मिलकर अपना एक वज्जी संघ का निर्माण किया था, वो महाजनपद था वज्जी। बाकी में सब राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही थी। ठीक है, तो देखो ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। अब आपको ये जानना है कि कौन कौन से प्रमुख गणतंत्र थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में। प्रमुख गणतंत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख गणतंत्र, इसमें पहला लिखना कपिल वस्तु के शाक्य। कपिल वस्तु के शाक्य। कपिल वस्तु के शाक्य। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहां पर है, हमको इसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। कपिल वस्तु के शाक्य, कपिल वस्तु है कहां पर? तो देखो ये है, ये जो गणराज्य है ये नेपाल की तराई में स्थित है। यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित है। नेपाल की तराई में स्थित है। नोट्स बना लेना, ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें सिलेबस में शामिल कर दिया, नहीं तो इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं व्यवस्था को, लेकिन जब लिख के दे रहा है प्राचीन भारत के गणतंत्र तो डिटेल में जानना है। ठीक है ना, तो इसके नोट्स बना लेना। कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल की तराई में स्थित है। इसकी राजधानी थी कपिल वस्तु। कपिल वस्तु क्या थी इसकी राजधानी? कपिल वस्तु के शाक्य, मतलब गणराज्य है शाक्य, जगह का नाम है कपिल वस्तु, राजधानी से नाम जाना जा रहा है। तो पहला गणतंत्र, पहला गण क्या है? शाक्य। अब देखो इसकी जो लोकेशन बताई गई है कि जो शाक्य गणतंत्र है, शाक्य गणतंत्र है, इसके उत्तर दक्षिण, इसके उत्तर में हिमालय था, हिमालय। इसके पूर्व में रोहिणी नदी थी, रोहिणी नदी। और पश्चिम और दक्षिण ये दोनों साइड राप्ती नदी बहती थी, राप्ती, राप्ती नदी। ठीक है ना, तो ये इसकी लोकेशन याद रखना शाक्य की। शाक्य गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित है और ये उसकी लोकेशन है। अब आधुनिक रूप में इसकी पहचान, वर्तमान समय में आधुनिक रूप में इसकी पहचान नेपाल में स्थित तिलोरा कोट जगह का नाम है। तिलोरा कोट, नेपाल में स्थित तिलोरा कोट से पहचान की जाती है। वर्तमान समय में इसकी पहचान नेपाल में स्थित तिलोरा कोट ये जगह है, और यही बता रहे हैं कि यही थे कपिल वस्तु के शाक्यों की जगह, यहीं पर शाक्य लोग रहते थे। अब देखो वैसे तो ये जो गणतंत्र है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बहुत बड़ा गणतंत्र नहीं है, बहुत ताकतवर गणतंत्र नहीं है, बहुत शक्तिशाली गणतंत्र नहीं है। लेकिन इस गणतंत्र में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के जन्म होने के कारण ये गणतंत्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि महात्मा बुद्ध का जन्म बहुत बड़े अनुपात में दुनिया में महात्मा बुद्ध के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो एक तीर्थ स्थल बन गया कि महात्मा बुद्ध यहाँ पे जन्म लिए थे ना, तो वो तो तीर्थ स्थल हो गया। तो अब विवाद भी होगा। तो देखो आधुनिक रूप में इसकी पहचान नेपाल कह रहा है कि ये है, लेकिन भारत भी अपना दावा करता है कि नहीं, यहाँ नहीं रहते थे शाक्य लोग। शाक्य लोग रहते थे सिद्धार्थ नगर के उत्तर प्रदेश में एक जगह है सिद्धार्थ नगर, उसका नाम ही रख दिया है भारत ने। गौतम बुद्ध का नाम था ना सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ नगर के पिपरवाह, पिपरवाह नामक स्थान पर। ठीक है, तो देखो ये दोनों जगह
आधुनिक संदर्भ में दोनों का नाम याद रखना है कि ये जो सिद्धार्थ नगर है भारत में उत्तर प्रदेश में है, उसका वहां पे पिपरवा नामक स्थान है, और नेपाल का तिलोरा कोटा, दोनों जगह याद रखना है। ठीक है, तो ये कपिल वस्तु के शाक्य की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब देखो इस कपिल वस्तु का शाक्य जो शाक्य गणराज्य था, इस शाक्य गणराज्य में कुछ प्रमुख नगरों का उल्लेख है, बड़े बड़े नगर थे यहाँ पर, लगभग बताया गया कि 80,000 गांव और कुछ बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। तो देखो 3-4 नगर के नाम याद रखना। चातुमा, सामगाम, ये प्रमुख बड़े नगर हैं। खोम दस्सू, तिलावती, देवदह, नगरक और सक्कर। इसमें जो देवदह है ना, इसके कोष्टक में लिख लेना बुद्ध की माता यहीं से थी, बुद्ध की माता, बुद्ध की माता यहीं से थी। ठीक है, ये प्रमुख नगर थे। दूसरी बात याद रखना है इसमें कि ये जो कपिल वस्तु के शाक्य थे, कौशल जनपद की अधीनता स्वीकार करते थे, कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे। कौशल जनपद की महाजनपद की अधीनता स्वीकार करते थे। देखो हर गणराज्य स्वतंत्र है, वो अपना राजा चुन रहा है, लेकिन क्या है राजतंत्र वहां पर अभी ज्यादा मजबूत है। तो प्रत्येक गणतंत्र किसी ना किसी राजतंत्र की अधीनता, मतलब उसके अंदर आता था, उसको स्वीकार करता था कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे अंदर ही हैं। करार भेजता है इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन हाँ कौन किसकी अधीनता स्वीकार करता है इसका उल्लेख है। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि जो कपिल वस्तु के जो शाक्त गणतंत्र था या शाक्त गणतंत्र था, वो कौशल की अधीनता स्वीकार करता था। ठीक है ना। बाकी इसमें याद रखने लायक बात ये है कि इसी गणतंत्र में क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिए बुद्ध का एक नाम अपन देखेंगे अभी जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, शाक्त मुनि भी कहा गया है बौद्ध को, बुद्ध को, क्योंकि शाक्त गणतंत्र से संबंधित है। फिर ये जो शाक्त गणतंत्र के संदर्भ में एक चीज और याद रखना कि ये जो शाक्त गणतंत्र है, ये अपने आप को बहुत उच्च रक्त कुल का मानते थे। बहुत मतलब इसको कहना चाहिए, जैसे आगे चल के देखेंगे कि ब्राह्मण लोग अपने आप को उच्च मानते हैं ना, इसलिए जो शाक्त गणतंत्र था, शाक्त जो लोग थे अपने आप को अत्यधिक कुलीन मानते थे। मतलब इन लोगों को अपने शुद्ध रक्त का बड़ा अभिमान था, अपने रक्त का अभिमान था। अपने रक्त का अभिमान था और धन से अधिक मर्यादा का महत्व देते थे, धन से अधिक मर्यादा को महत्व देते थे। ठीक है ना, वही प्राण जाए पर वचन ना जाए, पैसा धूला की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इज्जत, हमको इज्जत प्यारी है अपनी, इस टाइप के लोग थे। गणतंत्र बता रहे हैं कि बहुत संपन्न भी था, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही था, लेकिन बस इनका यही इनको ले डूबेगा, इनको रक्त का अभिमान था। अब रक्त का अभिमान था तो अपनी रक्त की शुद्धता बनाए रखने का एकमात्र तरीका यह है कि भाई किसी दूसरे वर्ण या दूसरे गण या दूसरे रक्त वाले से शादी ना करो। तो ये लोग बहुत रिजिड थे और अपने अंदर अपने गण में ही शादी किया करते थे। क्यों? क्योंकि हम कुलीन लोग हैं, उच्च रक्त के हैं, हमारी रक्त शुद्धता को बनाए रखने का तरीका क्या है कि अपने कुल में ही, अपने गण में ही शादी करो, बाहर वाले से ना तो लड़की लेना है ना लड़की लेना है। अब देखो यही इनकी बर्बादी का कारण बनेगा। अब स्वाभाविक क्या था, बुद्ध का जन्म इस कुल में हुआ था, तो हर व्यक्ति इन लोगों से संबंध जोड़ना चाहता था।
हर व्यक्ति इन लोगों से संबंध जोड़ना चाहता था। अब संबंध जोड़ना मतलब क्या है, शादी ब्याह करना चाह रहा था। लेकिन ये लोग क्या है, अपने आप को बहुत सुपरफिशियल समझते थे कि बाकी सब लोग तो साधारण लोग हैं और हम बहुत महान लोग हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी रक्ति शुद्धता को बनाए रखने के लिए हर किसी से शादी नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रसेनजीत है, हमने महाजनपद पढ़े हैं, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत जो कौशल जनपद का राजा है, प्रसेनजीत, ये कहता है कि हमको शाक्य में शादी करनी है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने तो बोला था कि मेरे को महात्मा बुद्ध के खानदान में शादी करनी है। और क्योंकि ये शाक्त लोग कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे, ये कौशल का राजा है। अब कौशल का राजा ही कह रहा है कि तुम लड़की दो, मेरे को शादी करनी, मना तो कर नहीं सकते। मना करेंगे तो फिर अब राजा को मना करने का परिणाम कौन भुगतेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने यहां से एक दासी को भेज देते हैं और बोल देते हैं कि हाँ ये महात्मा बुद्ध के खानदान की लड़की है। तो यहाँ जो दासी थी, जो शाक्य नहीं थी, उसको भेज के यहाँ पर भेज देते राजा के पास, शादी भी हो जाती है और सब कुछ सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रसेनजीत का लड़का होता है विडम्बू। विडम्बू अजीब टाइप का नाम है, वो माता भी विडम्बू, विडम्बू वो पाली टाइप की भाषा है, नाम याद रखना विडम्बू। ये लड़का होता है विडम्बू। ये लड़का बड़ा भी हो जाता है, राजा भी बन जाता है, कोई भी कुछ नहीं पता चलता है। फिर ये एक बार अपनी नानी के घर घूमने जाता है कि यार मतलब शाक्यों के गढ़ में जाता है घूमने। यहाँ जाके इसकी बेइज्जती की जाती है। बेइज्जती की क्या जाती है, ये लोग, ये तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है, लेकिन यहाँ के लोग इससे क्या है, गलत व्यवहार कर रहे हैं कि उसको बैठने की जगह नहीं दे रहे हैं और उसको क्या बोलते हैं कि तुम दासी पुत्र हो। कहीं ना कहीं बात निकल ही गई होगी। अब इसको जब ये बात पता चलती है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये बदला लेने के लिए इस पूरे शाक्य गणतंत्र को तबाह कर देता है, पूरों को मार डालता है। तो इस रूप में ये महात्मा बुद्ध का जो गणतंत्र था वो समाप्त हो जाता है। और ये विडम्बू भी कोई बाद में जाके नदी नदी से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन शाक्यों का तो ये समापन कर देता है। ठीक है ना। तो ये कपिल वस्तु के शाक्यों की कहानी थी। ठीक है ना, इतना कपिल वस्तु के शाक्य में याद रखना। दूसरा गणतंत्र था सुसमुमार पर्वत के भग्ग। सुसमुमार पर्वत के भग्ग मतलब ये भग्ग गणतंत्र है और जगह का नाम है ये, इस जगह रहते थे सुसुमार पर्वत। अब ये सुसुमार पर्वत की जो पहचान है, ये दरअसल क्या है, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, मिर्जापुर, मिर्जापुर जिला में जो चुनार पर्वत है उससे की गई है। चुनार, ये वर्तमान लोकेशन बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर का जो चुनार पर्वत है या चुनार क्षेत्र है वो ये है, ये यहीं पर भव्य लोग सोते थे। एतरे ब्राह्मण ग्रंथ, एतरे ब्राह्मण ग्रंथ में इनकी चर्चा की गई। भर्गवंशी, भर्ग वंश से संबंधित बताया गया है, भर्ग वंश से संबंधित बताया गया है। ठीक है ना। और देखो ये जो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर चुनार पर्वत है, लेकिन क्षेत्र बड़ा है। मतलब यदि आप इसकी लोकेशन देखो तो जो यमुना नदी है, यमुना और सोन, इसके बीच का क्षेत्र है, क्षेत्र यमुना और सोन नदी के बीच का क्षेत्र है भग्ग गणतंत्र। और ये भग्ग लोग किसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, ये वत्स की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, वत्स की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। वत्स की अधीनता, जो वत्स गणतंत्र है वो वत्स महाजनपद है,
जैसे वो शाक्त लोग कौशल की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं और ये किसकी है, ये वत्स की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। फिर इसमें बस भग्य में इतना ही है। और एक राजा था वत्स का, राजा उदयन, उसका लड़का बोधि यहाँ पर निवास करता था, तो याद रख लेना ये बोधि, ये कौन है, वत्स के राजा उदयन का लड़का यहां पर रहता था, उदयन का लड़का, वत्स के राजा उदयन का लड़का इस गणतंत्र में रहता था, यहाँ निवास करता था। ठीक है, तो ये सुषुमार पर्वत के भग्य हो गए। फिर अगला गणतंत्र है अलकल्प के बुली। अलकल्प के बुली, अलकल्प के बुली। देखिए आधुनिक संदर्भ में ये जो अलकल्प के बुली हैं, ये क्षेत्र का नाम हो गया और ये गणतंत्र हो गया। तो वर्तमान में ये बिहार में शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिले के मध्य स्थित है। मुजफ्फरपुर जिले के मध्य स्थित है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट इसमें लिखना कि इन बुलियों का मतलब ये जो अलकल्प के बुली हैं, इन बुलियों का वेट द्वीप कोष्टक में लिखना बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था। वेठ द्वीप या बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था। ठीक है ना, और संभवतः यही उनकी राजधानी थी। संभवतः लिख रहे हैं राजधानी। ठीक है, और इस बुली में एक चीज और याद रखना, एक ग्रंथ है महापरिनिर्वाण सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र। इस ग्रंथ के अनुसार जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो जो मृत्यु के बाद जो अवशेष बचते हैं, उन अवशेषों को क्या है, अलग अलग जगह बांट दिया गया था, और जिन लोगों ने जो जो ले गए थे वहां वहां ले जाके अपने यहाँ एक एक उनने स्तूप का निर्माण करवाया था। तो महापरिनिर्वाण सूत्र कहता है कि बुद्ध के अवशेषों के लिए यहाँ पर एक स्तूप बनाया गया था, स्तूप बनाया गया था। ठीक है, तो ये अलकल्प के बुली, इनके बारे में बस इतना ही याद रखना। फिर अगला गणतंत्र है केसपुत्त के कलाम। केसपुत्त के कलाम, केसपुत्त के कलाम। ठीक है ना, देखो नाम थोड़े अजीब इसलिए है क्योंकि ये सब पाली भाषा का है। उस समय वहां पे मतलब भारत की मुख्य रूप से दो ही भाषा, पाली और प्राकृत चलती थी, तो उसी में है थोड़ा सा, इसलिए भाषा अटपटी है। फिर ये वर्तमान में सुल्तानपुर जिले, उत्तर प्रदेश में है सुल्तानपुर जिला, और सुल्तानपुर जिले में कुडवार से लेकर पलिया, कुडवार से पलिया तक का क्षेत्र था।
कुडवार से लेके पलिया तक का क्षेत्र केसपुत्र के कलामों का था। ठीक है ना। और ये जो जनपद था ये कौशल की अधीनता स्वीकार करता था, कौशल की अधीनता। कौशल के पश्चिम में स्थित था, कौशल के पश्चिमी तरफ, और उन्हीं की अधीनता स्वीकार करता था। फिर इस कलाम के संदर्भ में एक बात और याद रखना कि इनका संबंध पांचाल जनपद, पांचाल जनपद के केसियों के साथ था। पांचाल जनपद के केसियों के नाम था। और एक व्यक्ति है आलार कलाम, आलार कलाम, ये इसी जनपद में उरुवेला नदी के समीप रहता था। उरुवेला नदी के समीप रहता था। आलार कलाम उरुवेला नदी के समीप रहता था। अभी आलार कलाम कौन है? ये आलार कलाम अभी अपन बुद्ध पढ़ेंगे, बुद्ध के पहले गुरु आलार कलाम। ठीक है ना। तो आलार कलाम का संबंध केस पुत्र के कलाम, ये नाम है ना, वो उसी का है, कलाम। फिर अगला जनपद है रामग्राम के कोलिये। रामग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिये। ठीक है। यह जनपद शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। और दक्षिण में इसकी सीमा, दक्षिण में सरयू नदी तक विस्तृत था। सरयू नदी तक विस्तृत था। दक्षिण में सरयू नदी तक विस्तृत था। ठीक है ना। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पर कि ये जो रामग्राम के कोलिये हैं, तो देखो जो शाक्य थे और कोलिये, इन दोनों जनपदों के बीच एक नदी बहती थी जिसका नाम था रोहिणी, रोहिणी नदी। शाक्य गणराज्य और कोलिय गणराज्य के बीच नहर नदी बहती थी, रोहिणी नदी। और यहां की जनता की सिंचाई का यही एकमात्र साधन था, सिंचाई। रोहिणी नदी पर ही ये लोग निर्भर करते थे। अब स्वाभाविक सी बात है, नदी एक है और दो राज्य हैं, दो गणतंत्र हैं, तो दोनों के लोग आपस में संघर्ष रखते थे। ये नदी की सिंचाई का पानी कौन उपयोग, नदी का पानी सिंचाई के लिए कौन उपयोग करेगा, इसके लिए शाक्य गणराज्य और कोली गणराज्य के लोगों में लड़ाई होना बहुत कॉमन थी। इसी लड़ाई को एक बार महात्मा बुद्ध ने भी शांत करवाया था, लेकिन तो शांत होने से रही। अब देखो इतिहास में यह बात भी है कि महात्मा बुद्ध ने संन्यास इसी कारण लिया था कि ये संघर्ष को समाप्त किया जा सके, या उनके ऊपर ऐसी बात आ गई थी कि अब तुम तय करोगे कि लड़ाई होगी और कैसे होगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं इतने हत्याओं का इल्जाम अपने सर में क्यों लूं, और उन्हें संन्यास ले लिया। ये भी एक कहानी है, अभी बुद्ध पढ़ेंगे जब उनकी कहानी अलग दिखाई देगी कि जो कहानी सुनाई थी उन्होंने घर कैसे छोड़ा। तो ये भी एक संघर्ष का कारण था जो इन दोनों जनपदों के बीच था। फिर इन कोलियों के लिए याद रखना, इसकी राजधानी ये रामग्राम थी।
रामग्राम है। और ये इसकी आधुनिक पहचान गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर में एक जगह है रामगढ़ ताल से की गई है। रामगढ़ ताल, इनकी जो राजधानी है ना रामग्राम, इसकी आधुनिक पहचान गोरखपुर के रामगढ़ ताल से की गई है। और ये जो कोलिये लोग हैं ये अपनी पुलिस के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। पुलिस आज की जैसी पुलिस मत समझ लेना, मतलब वहां पर उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई होगी जो पूरे अन्य गणराज्यों या जनपदों से ज्यादा अच्छी होगी, तो वो ज्यादा फेमस थे। तो ये रामग्राम के कोलिये हो गए। फिर अगला जो गणराज्य है वो है कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल। और कुशीनारा की पहचान उत्तर प्रदेश देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश देवरिया, और देवरिया का जगह है कस्या नामक स्थान से की गई है। कस्या नामक स्थान से की गई है, ठीक है ना। फिर कुशीनगर नारा के मल्ल के बारे में कहा था, जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि की रामायण याद रखना। रामायण वाल्मीकि की है, तुलसी ने रामचरित्र लिखी है, और भारत में बहुत सारी राम कथाएं प्रचलित है, सबके अपने अलग अलग वर्जन है। तो जो वाल्मीकि की रामायण है उसमें मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज बताया गया है। चंद्रकेतु मल्ल का वंशज बताया गया है। चंद्रकेतु मल्ल मतलब लक्ष्मण, राम भगवान का छोटा भाई जो लक्ष्मण था, उनका लड़का चंद्रकेतु मल्ल था। तो उन्होंने कहा कि ये उन्हीं के वंशज हैं, कुशीनारा के मल्ल। ठीक है ना। बस ये मल्ल, पावा, कुशीनगर के मल्ल में इतना ही था। अब कुशीनगर के साथ मल्ल एक और जगह रहते थे जहां उनका अपना अलग गण था, पावा के मल्ल, पावा के मल्ल। पावा के मल्ल, और ये उत्तर प्रदेश का देवरिया, देवरिया जिला, और देवरिया जिले में स्थित है पडरौना नामक स्थान, पडरौना नामक स्थान। पावा का मल्ल, कुशीनगर के मल्ल देखो है दोनों देवरिया डिस्ट्रिक्ट में ही, लेकिन जगह दोनों की अलग अलग है, ठीक है ना। इसलिए अपन ने जब वो मल्ल जनपद लिखा था तो उसमें लिखा था कि पावा और कुशीनगर, तो दोनों जगह अलग अलग गण थे। अब देखो इनके बारे में एक चीज और याद रखना कि ये जो मल्ल हैं ये अपनी, या जो मल्ल लोग हैं अपनी सैनिक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं, सैनिक प्रवृत्ति के लिए। मल्ल लोग अपनी सैनिक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। बाकी इनकी जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वो जैन साहित्य में मिलती है,
जैन साहित्य क्या कहता है कि जो मगध का शासक है अजात शत्रु, अजात शत्रु, इस अजात शत्रु से बचने के लिए इन्होंने लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया था। लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया था। लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ। अजात शत्रु जो मगध का शासक था, वो स्वाभाविक सी बात है, अपन ने देखा कि वो साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो उससे बचने के लिए इन्होंने लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था। तो ये मल्लों की कहानी है। मल्लों के बाद है अगला गणतंत्र है पिपली वन के मौर्य। पिपली वन के मौर्य, पिपली वन के मौर्य। ये लोग शाक्यों की ही एक शाखा है, शाक्यों की एक शाखा के रूप में जाने जाते हैं। जो मौर्य लोग हैं वो क्या है, शाक्यों की शाखा, मतलब वही महात्मा बुद्ध के जो गढ़ था उसी से रिलेटेड थे, उन्हीं की एक ब्रांच थी ये। अब देखो एक ग्रंथ है महावंश टीका, महावंश टीका। इस ग्रंथ से पता चलता है कि जो पिपलव वन के मौर्य हैं, इन्होंने कौशल नरेश विडब्बू से बचने के लिए, विडब्बू से बचने के लिए विडब्बू से बचने के लिए ये लोग क्या है, हिमालय प्रदेश में भाग गए। हिमालय प्रदेश में भाग गए। भाई विडब्बू मार रहा था ना शाक्यों को, ने कहा था मैं शाक्यों को जड़ से मिटा दूंगा, और ये भी शाक्यों की एक शाखा थी, तो इनको भी मारा। तो ये विडब्बू जो कौशल नरेश विडब्बू था, उसके अत्याचार से बचने के लिए कहां भाग गए, हिमालय प्रदेश में भाग गए। और हिमालय प्रदेश में भाग गए और कहां शरण लेते हैं, ये पिपली वन। हिमालय में ही एक जगह का नाम है पिपली वन। पिपली वन, ये हिमालय क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है पिपली वन। वहां जाके शरण लेते, और यही पिपली वन ने इन्होंने नगर बसाया, नगर बसाया। और ये जो पिपली वन क्षेत्र है, ये पिपली वन क्षेत्र मोरों की कूक से गूंजता था। मोर, समझ लेना, अत्यधिक मोर थे यहाँ पर, और अत्यधिक मोर होने के कारण ही ये क्या कहलाए, मौर्य कहलाए। और यही मौर्य आगे चल के क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मौर्य के नाम से जाना जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यही से था। अपन जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो कहेंगे कि इनके पूर्वज पिपली वन है, ये पिपली वन के मौर्य है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इसी गणराज्य से संबंधित था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। अब देखो इसकी जो पिपली वन के मौर्य है, ये वर्तमान यदि इसकी बात करें तो जो गोरखपुर है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर जिले में एक जगह है कुसुमही, कुसुमही। कुसुमही, और कुसुमही के पास है राजधानी, मतलब यही क्षेत्र आप तो लिख लेना, गोरखपुर का कुसुमही के आसपास का क्षेत्र, कुसुमही के आसपास का क्षेत्र, पिपलव वन के मौर्य। तो इतनी बातें पिपलव वन के मौर्य में याद रखना। अगला गणतंत्र है वैशाली के लिच्छवी।
वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी, ठीक है ना। अब देखो ये जो वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र है, ये बौद्ध काल का सबसे बड़ा गणतंत्र है। बौद्ध काल का सबसे बड़ा गणतंत्र, सबसे बड़ा मतलब देखो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणतंत्र भी था। सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली गणतंत्र था। इसी ने, लिच्छवी ने ही मिलकर वज्जी संघ की स्थापना करवाई थी। वज्जी संघ, 8 बताया था ना, 8 गणों ने मिलकर एक संघ बनाया था। उन 8 गणों में सबसे मेन था लिच्छवी, ठीक है ना। तो याद रखना कि वज्जी संघ में लिच्छवी प्रमुख थे। और वर्तमान संदर्भ में देखो, ये वैशाली की जो पहचान की जाती है, ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर में बसाड़ नामक स्थान है। बसाड़ नामक स्थान, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बसाड़ नामक स्थान से इसकी पहचान की जाती है। इस वैशाली के लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के लिए एक विहार बनवाया था जिसका नाम है कट्टारगार विहार बनवाया था। कट्टारगार शाला विहार का निर्माण करवाया था। बाकी लिच्छवियों में हाँ एक चीज और याद रखना लिच्छवियों की, कि लिच्छवियों का राजा था चेटक। लिच्छवियों का राजा कौन था? चेटक। चेटक, ठीक है। चेटक की बहन थी त्रिशला। कौन थी? चेटक की बहन त्रिशला। और ये त्रिशला कौन है? ये महावीर की माताजी है। महावीर की मां, ठीक है ना। महावीर समझ लो वैशाली के लिच्छवियों से संबंधित होते हैं। महावीर की नानी का घर होगा वैशाली के लिच्छवी। दूसरा, इस चेटक की लड़की थी चेलना। और देख लिया है कि चेलना का विवाह किससे हुआ था? मगध नरेश बिंबिसार के साथ। मगध नरेश बिंबिसार से इसका विवाह हुआ था, ठीक है ना। हालांकि फिर बाद में लड़ाई हो गई थी तो ये लिच्छवियों ने सबको इकट्ठा कर लिया था, एक संघ बना लिया था। मल्ल, कुशीनगर, कौशल सबको मिलाकर एक संघ बनाया था, लेकिन मगध सबको पराजित कर देता है। तो ये लिच्छवियों के बारे में इतना याद रखना। अगला गणतंत्र है मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह। अब देखो मिथिला के विदेह में क्या याद रखना है। ये बिहार के भागलपुर व दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। भागलपुर व दरभंगा, भागलपुर और दरभंगा का क्षेत्र। दूसरा, ये विदेह पहले राजतंत्र होता था, यह राजतंत्र से गणतंत्र बना। पहले राजतंत्र था, धीरे से राजतंत्र से फिर ये क्या गणतंत्र बना। और जब ये राजतंत्र था तो यहाँ के एक राजा का उल्लेख मिलता है, राजा जनक। और राजा जनक इतिहास में फेमस था अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के कारण। शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के कारण, शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के कारण ये इतिहास में प्रसिद्ध था, ठीक है ना। और वर्तमान में ये मिथिला जो विदेह
है ना, विदेह गणराज्य मिथिला। वर्तमान में इसका नाम बदल के जनकपुर कर दिया गया है। वर्तमान में ये जनकपुर के नाम से जाना था, सीता जी का जन्म स्थान जनकपुर कर दिया उसको, मिथिला। ठीक है ना। और ये जो मिथिला का विधेय है, ये पहले राजतंत्र था और गणतंत्र बना। गणतंत्र कब बना है? ये बुद्ध के समय बना है। बुद्ध के समय ये गणतंत्र बन जाता है। ठीक है। तो देखो ये इतने आपको गणतंत्रों का बारे में याद रखना है। ये आपके उत्तर भारत या उत्तर पूर्वी भारत के गणतंत्र थे। इन सभी गणतंत्रों में केवल दो का नाम, शाक्य एवं लिच्छवियों, इतने गणतंत्रों में शाक्य एवं लिच्छवियों के बारे में ही ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। ठीक है ना। तो क्या इतने जो गणतंत्र पढ़े हैं, इन गणतंत्रों में से केवल शाक्य एवं लिच्छवी हैं जिनके बारे में हमको ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। बाकी सब उल्लेख ही मिलता है, लेकिन कुछ नहीं मिला है। दूसरी बात क्या है, ज्यादातर गणतंत्र पहले राजतंत्र होते थे। मतलब ये नॉर्मल कहानी बता रहे हैं, राजतंत्र होते थे, लेकिन राजतंत्र का राजा क्या है? अयोग्य, अय्याश, और उसके अत्याचार होते थे। तो उसको उनने फिर क्या है, हटा के, राजतंत्र को हटा के गणतंत्र की स्थापना करवाई। ठीक है ना। और देखो ये जो गणतंत्र है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, इसी समय यूनान में भी आपको गणतंत्र दिखाई देंगे। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात का जो टाइम पीरियड है, इसी समय वहां पर भी आपको गणतंत्र दिखाई देंगे। तो इस समय दुनिया में दो जगह गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमको दिखाई देती है। तीसरी बात, ये सारे गणतंत्र समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो मगध अपना एक्सपांशन कर रहा है, मगध का विस्तार हो रहा है, और मगध के विस्तार में सबसे ज्यादा अजात शत्रु, हर्यक वंश, इसके बाद नंदों ने, और फिर मौर्यों ने सब खत्म कर दिया। नंदों ने, मौर्यों ने, और ये सारे गणतंत्रों को समाप्त करके, वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तो इनको हराएंगे और इनको अपने अंदर मिला लेंगे। तो देखो ये भारत के, प्राचीन भारत के गणतंत्र थे। मौर्यों के साथ ये लगभग समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये भारत के एक हिस्से के गणतंत्र है। अब भारत के दूसरे हिस्से में भी, कहां पर? उत्तर पश्चिम भाग में। तो अलग से हेडिंग डालना, भारत के उत्तर पश्चिम भाग के गणतंत्र। उत्तर पश्चिम भाग के गणतंत्र। ये इनकी कहानी अलग है। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की तरह ये तीन हिस्से मिला के पूरा इतने गणतंत्र थे। लेकिन कुछ गणतंत्र भारत के उत्तर पश्चिम भाग में थे। उत्तर पश्चिम भाग में मतलब क्या है? जो पंजाब, पाकिस्तान, वो वाला जो हिस्सा है, वहां पर भी कुछ गणतंत्रात्मक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और देखो इन गणतंत्रों की जानकारी कहां से मिलती है? यूनानी ग्रंथों से। यूनानी ग्रंथों, क्योंकि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो सिकंदर की लड़ाई इन्हीं से हुई थी। सिकंदर का संघर्ष इन गणतंत्रों से, सिकंदर ने सारे गणतंत्र खत्म कर दिए थे। अब देखो यहां पर गणतंत्र का, अपन को बहुत एक एक गणतंत्र का डिटेल नहीं है, लेकिन पूरा इकट्ठा आपको याद रखना है कि देखो ये जो उत्तर पश्चिम भारत के गणतंत्र थे, ये झेलम व चिनाब नदी के संगम के दक्षिण में स्थित थे। दक्षिण में स्थित थे। तो झेलम और चिनाब का मैप में देखोगे, जो जहां पे मिल रही है, उसके सदर्न साइड में ये सारे गणतंत्र स्थित थे। अब देखो इनके नाम आप याद रखना है। अग्र श्रेणी जनपद, अग्र श्रेणी गणतंत्र। दूसरा है क्षुद्रक, तीसरा है मालव, चौथा है अम्बड्डू,
अगला लिखना क्षत्रिय गणतंत्र, शूद्र गणतंत्र, मूषिक, मूषिक, मुचीकण, मुचीकण। फिर अगला नाम लिखना आविस्कानुस, आविस्कानुस। शंभु और पत्तल, शंभु और पत्तल। इतने गणतंत्र थे जब सिकंदर का आक्रमण होता है। हम अभी सिकंदर का आक्रमण अलग से पढ़ेंगे कि सिकंदर भारत के उसी क्षेत्र से प्रवेश करता है, और प्रवेश करते समय नहीं, जब सिकंदर लौटता है ना, तब इन्होंने बहुत परेशान किया सिकंदर को। और सिकंदर को एक एक गणतंत्र को जीतने में, सिकंदर ने जीत तो लिया, लेकिन सिकंदर को इन्हीं गणतंत्रों ने बर्बाद कर दिया। और सिकंदर ने भी बहुत व्यापक कत्लेआम किया। मतलब उन्होंने कहा कि जैसे इन गणतंत्रों ने लड़ाई लड़ी, अब सिकंदर जीत लेता है तो उनका जितने महिला पुरुष बच्चे सबको कटवा दिया सिकंदर ने। मतलब एक इतिहास में बहुत ही क्रूर रक्तपात सिकंदर के द्वारा यहाँ पर किया गया था। इन गणतंत्रों का बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया। फिर सिकंदर तो लौट जाता है। सिकंदर लौटने के बाद फिर हम देखेंगे भारत में क्या चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित होता है। तो आधे से ज्यादा तो सिकंदर नष्ट कर गया, जो बचे खुचे थे उनको कौन नष्ट कर गया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आधे से ज्यादा गणतंत्र सिकंदर नष्ट कर जाता है। सिकंदर के बाद जो बच गए थे उनको कौन ने नष्ट कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने नष्ट कर दिया। अब देखो मौर्य वंश चलेगा मगध में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अशोक के बाद क्या है, मौर्यों का पतन चालू हो जाता है और 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो मौर्यों के पतन के बाद फिर यहां पर गणतंत्र स्थापित होते हैं। मौर्यों के पतन के बाद, मौर्यों के पतन के बाद यहां पर भारत के जो पश्चिमी भारत में है पुनः गणराज, पश्चिमी भारत में पुनः गणराज्यों की स्थापना होती है। पुनः गणराज्यों की स्थापना होती है। अब देखो इनके अलग नाम है। इसमें एक गणतंत्र है योधे, योधे गणतंत्र। दूसरा है अर्जुनायन, तीसरा है मालव। ठीक है, ये तीन गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है। और भी बहुत सारे थे, जैसे योधे, ये करंट में इनकी करंट लोकेशन भी लिखते जाना, पूर्वी पंजाब और उत्तरी राजस्थान। पूर्वी पंजाब और उत्तरी राजस्थान, ये क्षेत्र था योधे गणतंत्र का। फिर अर्जुनायन, ये जयपुर। मालव, ये क्या है, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तभी माइग्रेट कर गए थे। सिकंदर के आक्रमण के समय राजस्थान आकर बस जाते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय राजस्थान में आकर बस जाते हैं। फिर चौथा लिखना शिवी, शिवी, ये चित्तौड़ के निकट है, चित्तौड़ के निकट। पांचवा गणतंत्र कुलुत, कुलुत, और ये कुल्लू घाटी में स्थित है। हिमाचल की जो कुल्लू घाटी है वहां पर स्थित ये गणतंत्र है। फिर अगला नाम लिखना ओदम्बुर, 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 ये है
हिमाचल का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा, गुरदासपुर पंजाब में, गुरदासपुर, और एक है होशियारपुर, ये हिस्सा मिला के होशियारपुर। ठीक है, फिर अगला जनपद है भद्रक, और भद्रक है पंजाब का सियालकोट, सियालकोट जनपद भद्रक गणतंत्र है। फिर एक और है आमीरो, आमीरो, और ये है मध्य भारत में। फिर एक और गणतंत्र है प्रार्जुन, ये मध्य प्रदेश में है। सनकासिक, सनकासिक भिलसा, मध्य प्रदेश का। विदिशा को भिलसा कहते हैं, कहते थे पहले, तो ये इसी के आसपास था। फिर एक और नाम लिखना, काक, और काक गणतंत्र है सोची के निकट, सोची के निकट। और एक है खरपरिक, खरपरिक, खरपरिक है मध्य प्रदेश के दमोह में। ठीक है, तो ये इतने गणतंत्र हैं जो उत्तर पश्चिम भारत में थे, कुछ सिकंदर के आक्रमण के बाद माइग्रेट हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। काक सोची के निकट है, खरपरिक दमोह में है, सनकासिक भिलसा, प्रार्जुन मध्य प्रदेश में है, आमीरो मध्य भारत में है, भद्रक सियालकोट में है, ओदमपुर कांगड़ा गुरदासपुर और होशियारपुर के आसपास का इलाका। ठीक है ना, तो ये इतने गणतंत्र हमको भारत में प्राचीन था। सोची, इसकी लोकेशन कोई फिक्स नहीं है, मध्य भारत में ही है कहीं। अब जैसे मध्य भारत लिखा है, मध्य भारत तो बहुत बड़ा है, लेकिन लोकेशन फिक्स नहीं है, इसलिए इसको मध्य भारत ही लिख दिया है। ठीक है ना, तो ये भी मध्य भारत में कहीं स्थित था सोची। तो देखो, इतने गणतंत्र हैं, इतनों के नाम और इतनों के बारे में आपको याद रखना। अब इस गणतंत्रों का दूसरा हिस्सा है इन गणतंत्रों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को भी हमको समझना है। ठीक है ना, तो अब ये जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था है, इसको अपन अब कल देखेंगे।